Hello, हेलो। आई एम आशुतोष मिश्रा। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर मोल कंसेप्ट। ठीक है, हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं। मोल कंसेप्ट में जाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ लेते हैं। जैसे कि क्या होता है हमारा मैटर। मैटर हम लोग क्या देखते हैं, मैटर तो हम लोग बहुत पहले ही क्लास में पढ़ चुके होते हैं कि मैटर क्या होता है। एक्चुअली मैटर का क्या होता है, कोई भी बॉडी जिसके पास मास हो खुद का और कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे मार्कर है, मार्कर के पास क्या होता है, खुद का एक वेट होता है और साथ ही क्या होता है, जैसे मैंने इसको यहाँ पॉकेट में डाला इसको, तो इसने इस स्पेस को क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। ठीक है, मैटर की जो भी होती है फिजिकल स्टेट के बेसिस पर थ्री टाइप की होती है। एक तो होता है मेरा सॉलिड, एक होता है मेरा लिक्विड और एक होता है मेरा गैस। जो भी हम मैटर की क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, थ्री टाइप्स की होती है। एक तो होता है मेरा सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक गैस। हालांकि होते मेरे प्लाज्मा स्टेट्स वगैरह भी एक दो और होते हैं हमारे मैटर की जो भी फिजिकल स्टेट्स होती हैं। लेकिन जो प्लाज्मा स्टेट्स होती है वो एक हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है। वो क्या होते हैं, जो प्लाज्मा स्टेट होती है वो सिर्फ एक हाई टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट करती है। लेकिन जो भी हम बातें कर रहे हैं फिजिकल स्टेट की, वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर बात करते हैं, एट अ रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर मेनली तीन ही टाइप की जो भी स्टेट्स मैटर की एग्जिस्ट करती है। एक तो होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक गैस। ठीक है, सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी है, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी है और गैस की क्या प्रॉपर्टी है, वन बाय वन डिटेल देखते हैं। कोई भी चीज हमारी सॉलिड कब होती है, लिक्विड कब बनती है, कोई भी चीजें गैस कब होती है। देखो सुनो, बात क्या होता है, कोई भी हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, कोई भी एक सब्सटेंस है, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास क्या है, पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स हो गए छोटे छोटे से, ये क्या है, पार्टिकल्स। और एक दूसरी बॉडी है, उसमें भी क्या, पार्टिकल्स। फिर एक तीसरी बॉडी है जिसमें क्या है, पार्टिकल्स। तीनों में डिफरेंस क्या है, ये जो एक बॉडी है इसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स मेरे बहुत पास पास हैं। ये दूसरे वाले में क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो इससे थोड़े दूर दूर हैं। तीसरी वाली जो बॉडी है, मेरी लास्ट जो बॉडी है, इसके अंदर क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं। तो कोई भी चीज हमारी सॉलिड में कब एग्जिस्ट करती है, लिक्विड में कब एग्जिस्ट करती है, गैसेज में कब एग्जिस्ट करती हैं, वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक तो होता है मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा होता है मेरा थर्मल एनर्जी। क्या होता है, एक तो होता है मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा होता है मेरा थर्मल एनर्जी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना अट्रैक्शन है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को उतना ज्यादा हेल्ड, टाइटली हेल्ड करके रखते हैं, वो होता है मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्मल एनर्जी क्या होता है, थर्मल एनर्जी क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी है तो एक दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, उसी एनर्जी को बोलते हैं हम लोग थर्मल एनर्जी। तो कोई भी चीजें सॉलिड में कब एग्जिस्ट करती है, लिक्विड में कब एग्जिस्ट करती हैं, गैस में कब एग्जिस्ट करती हैं, वो फैक्टर किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर और एक होता है थर्मल एनर्जी के बेस पर। जब मेरा क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, डोमिनेटिंग फैक्टर है थर्मल एनर्जी से, तो किस रेंज में आता है, वो बनता है मेरा सॉलिड। क्योंकि वहां पर क्या है, थर्मल एनर्जी चाहता है कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहें एक दूसरे के साथ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या चाहता है, मॉलिक्यूल्स पास पास रहें। तो क्या जो सॉलिड वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं। गैस में जो होते हैं पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। सॉलिड के अंदर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। अब क्या लिक्विड के अंदर क्या होता है, हमारा लिक्विड के अंदर जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है और जो थर्मल एनर्जी होती है दोनों ही इक्वल होती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, ना तो वो पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं ना ज्यादा पार्टिकल क्लोजली होते हैं, जिसकी वजह से किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन जो गैसेस में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। जब पार्टिकल्स बहुत बहुत दूर दूर होंगे तो उसमें क्या होगा, थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी। तो गैसेस में क्या होता है, मेरा थर्मल एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है, किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इसलिए क्या होता है, कोई भी चीजें क्या होती है, गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं जो भी सॉलिड के अंदर क्या होता है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, उनके पास कोई भी फ्री स्पेस नहीं होता मूवमेंट करने के लिए। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक रेंडमली ही पोजीशन पर ही वाइब्रेट करते रहते हैं, मतलब कि ऑसिलेट करते रहेंगे। लेकिन लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं और यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते रहते हैं। फिर गैसेस में क्या होता है, गैसेस में तो बहुत ही ज्यादा स्पेस होता है, जिसकी वजह से गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी रेंडमली मूवमेंट करते रहते हैं। सॉलिड की जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होता है इसका डेफिनेट शेप होता है। लेकिन क्या होता है, जो कि डेफिनेट शेप का मतलब क्या होता है, कोई भी एक, मैंने ये बॉडी ले रखी है, क्या एक सॉलिड बॉडी है,
इसको मैं किसी भी कंटेनर के अंदर या फिर किसी भी शेप के अंदर डाल दूं इसको, तो ये खुद का इसका एक शेप है, ये किसी भी चीज के अंदर डालने पर कोई उसकी शेप नहीं लेगा, इसलिए बोलते हैं हम लोग डेफिनेट शेप। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में एक डेफिनेट शेप नहीं होती, नॉट डेफिनेट शेप। अब लिक्विड है, वाटर को ले रखा है, वाटर को मैंने कोई जग में ले रखा है, वो उसकी शेप में बैठा हुआ है, तो मैं उस वाटर के जग को क्या करूं, किसी बॉटल में डाल दूं तो वो बॉटल की शेप ले लेगा। तो लिक्विड का क्या है, कोई पर्टिकुलर फिक्स शेप नहीं होता। ऐसी गैसेस में क्या होता है, गैसेस का भी क्या है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है। गैस को मैं फिल कर दे रहा हूं किसी बॉटल के अंदर, तो क्या है, गैस जो है वो बॉटल की शेप में चला जाएगा। मैं किसी गैस को किसी और कंटेनर के अंदर डाल दे रहा हूं तो वो उसकी शेप ले लेगा। बस एक सॉलिड ही ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, हमारा एक डेफिनेट शेप होता है, लेकिन लिक्विड में भी क्या होता है, डेफिनेट शेप नहीं होता। इसका भी क्या होता है, डेफिनेट शेप गैसेस में नहीं होता। लेकिन जो सॉलिड के अंदर क्या होता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड में भी एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये जो गैसेस होता है उसमें कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। गैसेस में डेफिनेट वॉल्यूम इसलिए नहीं होता, वो जिस भी वॉल्यूम के अंदर जाता है वो उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, लेकिन लिक्विड में नहीं होता, सॉलिड में नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ये तो था हमारा फिजिकल स्टेट के बेसिस पर जो मैटर थे वो 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं मैटर को। जो भी मैटर की हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर, वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है मेरा मिक्सचर, और एक होता है मेरा प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है मेरा होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है मेरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और जो प्योर सब्सटेंस होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है मेरा एलिमेंट्स, और दूसरा होता है मेरा कंपाउंड। तो भाई मिक्सचर क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन के अंदर 2 या फिर 2 से ज्यादा चीजें सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं हम लोग मिक्सचर। लेकिन क्या होता है, मिक्सचर को हम लोग सेपरेटली कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन प्योर सब्सटेंस को क्या होता है, जो मिक्सचर के अंदर क्या होता है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में रेशियो नहीं होता उसका। क्या होता है, फिक्स अमाउंट में रेशियो में नहीं हम डिसॉल्व करते उसके अंदर, कितना भी अमाउंट डिसॉल्व कर लो किसी सॉल्यूशंस के अंदर, उसी को बोलते हैं मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, मैंने कोई ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, हमारा एक फिक्स अमाउंट में क्या होता है, रेशियो में ही हमारे क्या होते हैं, कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, उसी को बोलते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस, और उसको बोलते हैं हम लोग मिक्सचर। ठीक है, जो मिक्सचर होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है मेरा होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है मेरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो भाई, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। मैंने कोई भी एक सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है, किसी एक कंटेनर के अंदर एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया, ठीक है, ये क्या है, सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होंगे, सॉल्यूट के ही पार्टिकल्स होंगे, मेरे सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स होंगे। ओवरऑल सॉल्यूशन के अंदर सपोज करो मैंने शुगर सॉल्यूशन तैयार कर लिया है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, शुगर भी होगा और वाटर भी होगा, मतलब कि ओवरऑल सॉल्यूशन के अंदर शुगर के भी पार्टिकल्स होंगे और वाटर के भी पार्टिकल्स होंगे। मैंने क्या करा, मैंने चम्मच लिया और मैंने एक सिप यहां से निकाली और एक सिप यहां से निकाली, ठीक है। मैंने दोनों तरफ से निकालने के बाद एक चम्मच ऊपर से निकाला सॉल्यूशन में से और एक चम्मच नीचे से निकाला। मैंने दोनों को टेस्ट किया तो मेरे को ओवरऑल टेस्ट क्या मिल रहा है, सेम टेस्ट मिल रहा है। तो मैं बोल सकता हूं जो भी शुगर के पार्टिकल्स हैं या फिर वाटर के पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सॉल्यूशंस के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। फिर देखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में मैंने एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया, यहां पर किसका सॉल्यूशन तैयार किया था मैंने, शुगर सॉल्यूशन का। लेकिन जो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में मैंने एक सैंड सॉल्यूशन बनाया, किसका, सैंड सॉल्यूशन। जैसे मैं किसी भी एक वाटर के अंदर सैंड को डाल दे रहा हूं, ठीक है, जो भी सैंड के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे वो उस नीचे बैठ जाएंगे, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स थे वो सैंड के वो नीचे बैठ गए। लेकिन जो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो डिसॉल्व हो गए, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो डिसॉल्व हो गए। तो मैंने क्या करा, मैं चम्मच लिया और मैंने इसके अंदर सॉल्यूशन में से एक चम्मच से तो मैंने यहां से निकाला, उसको देखा, फिर क्या है नीचे से निकाला मैंने, उसको देखा, ठीक है। दोनों ही क्या है, दोनों की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं।
एक चम्मच मैंने ऊपर से निकाला और एक चम्मच नीचे से निकाला, तो मेरे को डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिली। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ जो सैंड के जो भी पार्टिकल्स हैं या फिर वाटर के पार्टिकल्स हैं ओवरऑल सॉल्यूशन के अंदर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखो भाई, एलिमेंट्स क्या होता है हमारे, एलिमेंट्स के अंदर क्या होते हैं हमारे, सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एन एटम, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या है, सोडियम। सोडियम के अंदर क्या होता है, मेरा सिर्फ एक सोडियम ही प्रेजेंट होगा। सोडियम का एटम ले रखा है मैंने, तो उसके अंदर सिर्फ सोडियम ही प्रेजेंट होगा, तो सिर्फ ओवरऑल सोडियम, जो सोडियम के अंदर है सिर्फ सोडियम के ही पार्टिकल्स होंगे। दूसरी हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन का एटम ले रखा है, सिर्फ उसके अंदर हाइड्रोजन के ही पार्टिकल्स होंगे। तो ओवरऑल एलिमेंट्स होते क्या हैं, पर्टिकुलर किसी भी एक एटम के अंदर सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड्स के बारे में कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखो भाई, कंपाउंड्स क्या होते हैं, कब दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के जो भी एटम होते हैं वो कंबाइन करते हैं, एक हमारे पास कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या है, H2 प्लस O2 टर्न्स इनटू H2O। ठीक है, यहां पर क्या है, एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन का एलिमेंट। तो एलिमेंट वो होता है जो हाइड्रोजन का एलिमेंट लिया तो सिर्फ हाइड्रोजन के ही पार्टिकल्स होंगे, मतलब कि एक ही तरीके के पार्टिकल्स होंगे, उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। लेकिन कंपाउंड और एलिमेंट्स में डिफरेंस क्या होता है, जब दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमारे कंपाउंड फॉर्म करता है, और उसी को जो कंपाउंड बनता है उसी को बोलते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, अब हम लोग कुछ बेसिक टर्म देखते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, सिंबल। देखो भाई, सिंबल क्या होता है, सिंबल जो होता है ना, एक शॉर्ट साइन होता है, शॉर्ट साइन किसका, किसी भी एक एलिमेंट का जो भी होता है हमारे पास शॉर्ट साइन, उसी को बोलते हैं हम लोग सिंबल। जैसे हम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, मेरे पास एक एलिमेंट है, तो इसको मैं किसी भी रिएक्शन के अंदर मेरे को लिखना होगा तो मैं ये थोड़ी लिखूंगा हाइड्रोजन, तो मैं उसका एक शॉर्ट साइन यूज करता हूं, जिसको हाइड्रोजन का शॉर्ट साइन होता है H2। सोडियम लिखना है मेरे को, तो इतना बड़ा नाम न लिख करके मैं उसका एक सिंपल सा सिंबल यूज करूंगा, सोडियम। जिंक लिखना है तो मैं क्या करता हूं, जिंक का एक सिंपल शॉर्ट साइन होता है Zn। तो सिंबल क्या होता है, मेरा एक शॉर्ट साइन होता है किसी भी एलिमेंट का, उसको बोलते हैं हम लोग सिंबल। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम लोग फॉर्मूला। देखो भाई, जो भी फॉर्मूला टर्म यूज आया है ना, जो भी फॉर्मूला का टर्म यूज आया है, ये जो भी फॉर्मूला टर्म आया है वो हमारा किस लिए आया है, किसी भी एक एलिमेंट के लिए या फिर किसी भी एक कंपाउंड्स के लिए फॉर्मूला टर्म हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एलिमेंट्स क्या होगी, मेरा हाइड्रोजन। कोई मेरे से पूछने लगे कि हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है, तो मैं क्या बोलता हूं, H2। कंपाउंड के लिए पूछने लगे तो मैंने बोला कंपाउंड कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कोई पूछने लगे तो क्या होगा, CaCO3। ठीक है, तो जो भी फॉर्मूला टर्म हम यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं, पर्टिकुलर किसी भी एक एलिमेंट के लिए यूज करते हैं या फिर किसी भी एक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग फॉर्मूला। मेरे पास नाम रखा है कैल्शियम कार्बोनेट, कोई मेरे से पूछने लगे कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो मैं सीधा बोलूंगा CaCO3। मेरे पास कोई भी कंपाउंड देखा है, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड, कोई मेरे से इसका पूछने लगे फॉर्मूला क्या है, तो मैं बोलता हूँ इसको NaCl। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग फॉर्मूला। हम लोग थर्ड टर्म यूज पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं रेडिकल्स। देख भाई, रेडिकल्स या फिर आयंस दोनों ही एक ही बात है, या तो रेडिकल बोलो या फिर आयंस बोलो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, हमारे आयंस या फिर रेडिकल्स कब फॉर्म होते हैं, आयंस या फिर रेडिकल्स हमारे जब फॉर्म होते हैं, कोई भी एक एटम है, ठीक है, वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। जब किसी भी एक एटम पर क्या है, कोई भी आयंस आ जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग रेडिकल्स या फिर आयंस। ठीक है, किसी भी एक
एटम, सिंगल एटम पर आ रहा है, क्या एक सिंगल एटम पर O पर 2- आया। यहां पर क्या ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं इसको, सिंपल रेडिकल। अब क्या है, कोई भी हमारा एक सिर्फ सिंगल एटम पर क्या हो, आयंस हो या फिर रेडिकल्स हो, उसको बोलते हैं हम लोग सिंपल रेडिकल। सेकंड बात करते हैं, कोई भी दो या फिर दो से ज्यादा एटम पर क्या है, ओवरऑल स्पीसीज पर क्या आया हुआ है, मेरे पास रेडिकल्स आया हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड रेडिकल्स। जैसे मेरे पास क्या है, फॉस्फेट है आयन, PO4 3-। यहां पर क्या है, एक ऑक्सीजन का एटम है और यहां पर एक फास्फोरस का एटम है, उस पर क्या है आयंस, मतलब कोई भी चार्ज स्पीसीज है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या है, रेडिकल्स या फिर आयंस। जब दो या फिर दो से ज्यादा एटम पर क्या हो मेरे, रेडिकल्स या फिर आयंस हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड रेडिकल्स, कंपाउंड रेडिकल्स। अब हम लोग बात करते हैं कुछ केमिकल इक्वेशंस के। जब हमारा रेडिकल्स कंप्लीट होता है तो हम लोग किसके बारे में डील करते हैं, हम लोग केमिकल इक्वेशन देखते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन, देखो भाई केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कोई भी रिएक्शन होती है, ठीक है, रिएक्शन में क्या होता है, हमारे एलिमेंट क्या होते हैं आपस में, एटम जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं, हमारा एक प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या है, एक हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एक रिएक्शन का। क्या होता है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ एन रिएक्शन, किसी भी एक रिएक्शन का क्या होता है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब क्या मेरा N2 प्लस H2 टर्न्स इनटू NH3। ठीक है, ये मेरे पास एक रिएक्शन दे रखी है, N2 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन, H2 को बोलते हैं हाइड्रोजन और NH3 को बोलते हैं हम अमोनिया। तो क्या है हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, हम ये नहीं बोलते कि इतना बड़ा बड़ा ना लिख के नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है अमोनिया मिल रहा है, पूरा नाम ना लिख करके एक शॉर्ट साइन में रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं ओवरऑल पूरे रिएक्शन की, उसी को बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो एरो देख लो, एरो की इधर जो लेफ्ट हैंड साइड पर है उसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट, एरो की जो भी राइट हैंड साइड पर है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। एक बात ध्यान रखना, ये क्या है, एक मछली है, मछली का जिधर मुंह खुला हुआ है उधर क्या है प्रोडक्ट और इधर क्या है रिएक्टेंट। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट से क्या होता है, मेरा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, और क्या है यहां पर देखो, ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ना, इसको सबसे पहले हम लोग बैलेंस करते हैं। यहाँ पर कितने हैं, 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर कितना है 1 नाइट्रोजन, यहाँ कितने 2 हाइड्रोजन, यहाँ कितने हैं 3 हाइड्रोजन। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मेरे पास क्या आ गया, ये ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी कितने 6 हाइड्रोजन, यहाँ 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर अब भी 2 नाइट्रोजन। तो ये जो रिएक्शन या फिर क्या आगे देख रहे हो, जो भी नंबर लिखे हुए हैं इनको पता है क्या बोलते हैं, जो नंबर लिखे हुए हैं इनको, यहाँ पर क्या है 1, इस नंबर को बोलते हैं हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये जो नंबर देख रहे हो, ये जो नंबर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन हमारे क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है कोई भी हम एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं किसी भी एक रिएक्शन के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट से हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो होगा वो एरो से जो इधर होगा, जिधर एरो का मुंह खुल रहा होगा उधर क्या होगा प्रोडक्ट, एरो से इधर जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा उसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट। ठीक है, अब ये जो कोई प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट है, आज हमें क्या किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना है, सबसे पहले बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब क्या है, जितने रिएक्टेंट की साइड एटम होंगे उतने ही क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट की साइड एटम होने चाहिए, उसी को बोलते हैं हम लोग बैलेंस करना। जब हम लोग बैलेंस करते हैं किसी भी एक नंबर के साथ, वो जो आगे स्टार्टिंग में जो भी नंबर होता है किसी भी कंपाउंड के आगे जो भी नंबर होता है, उसी नंबर को हम लोग बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अब मैंने एक रिएक्शन लिख दी है, ठीक है, इसको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है इस रिएक्शन के बारे में,
तो मैं क्या करूंगा, अभी देखते हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले बात क्या करना है, किसी भी एक रिएक्शन के लिए और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है मेरे को, प्रोवाइड करनी है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए। सबसे पहले ओवरऑल ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ना, इसकी जो भी फिजिकल स्टेट्स होंगी वो लिखनी है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, N2 plus 3H2 turns into 2 moles of NH3। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, इंफॉर्मेशन देने के लिए, जो नाइट्रोजन होता है वो क्या है, गैस, जो हाइड्रोजन क्या है, गैस, और जो भी अमोनिया क्या है वो गैस। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है मेरे को, जितनी भी स्पीसीज होंगी जो उनकी फिजिकल स्टेट्स होंगी वो मेरे को मेंशन करना है। ठीक है, सेकंड क्या है, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर, सेकंड क्या करना है मेरे को, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन के दौरान जितनी हीट रिलीज हुई है या फिर हीट देनी पड़ी है रिएक्शन को, वो बात मेंशन करते हैं। दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक तो मेरी होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जब रिएक्शन के दौरान क्या हो, एनर्जी निकल रही है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, मेरे को एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्शन के दौरान, उसको बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे क्या होता है, मेरा कार्बन क्या है, सॉलिड, प्लस ऑक्सीजन क्या है, गैस, ये क्या फॉर्म कर रहा है मेरा, CO2 गैस। ये वाली जो रिएक्शन है ना मेरी, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसको हम लोग, जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, जो भी चेंज आता है ओवरऑल रिएक्शन के दौरान, जो भी रिएक्शन के अंदर चेंज है, उसको हम लोग डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव, निगेटिव साइन रिप्रेजेंट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब कोई कार्बन है, सॉलिड है, ठीक है, वो क्या है, 2 मोल्स ऑफ सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फर क्या है, सॉलिड, यहां पर क्या बन रहा है मेरा, CH2 कार्बन सल्फाइड, ये क्या है मेरा, एक गैस बन रहा है। ये ओवरऑल रिएक्शन क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पर क्या होगा, जो डेल्टा एच होगा ना, वो क्या होगा मेरा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है मेरे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन क्या है मेरी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो मेरे को किसी भी केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। जैसे मेरे को जितने, जो मैंने रिएक्शन बनाई है उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट के अंदर जो भी एटम होंगे, जो प्रोडक्ट में जो कंपाउंड फॉर्म हुआ होगा, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, वो सब मेंशन करना होता है। दूसरी बात, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर कितनी हीट रिलीज हुई है, कितनी हीट देनी पड़ी है, रिलीज हो रही है तो कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक, देनी पड़ रही है तो कौन सी होगी, एंडोथर्मिक। तीसरी बात करते हैं हम लोग, कहीं पर भी ये वाला एरो दिख जाए ना हमको, ये जो एरो दिख गया मेरे को रिएक्शन के अंदर, तो इसका मतलब पता क्या होता है कि रिएक्शन के अंदर क्या हो चुका है, रिएक्शन के अंदर एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है। क्या आ चुकी है, इक्विलिब्रियम। ये जो इक्विलिब्रियम होता है ना, वो हम डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा जो थर्मो के बाद चैप्टर आता है, 7 चैप्टर हमारे पास क्या होता है, थर्मो इक्विलिब्रियम। उसमें हम केमिकल इक्विलिब्रियम डिटेल में पढ़ते हैं और आयनिक इक्विलिब्रियम, वहां हम देखते हैं ज्यादातर इक्विलिब्रियम। बस यहाँ रिएक्शन के अंदर ये वाला एरो आ जाए ना, तो समझ जाना रिएक्शन के अंदर क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या एक सॉलिड, एक एरो आ गया यहां पर, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। ये क्या है, ये जो रिएक्शन हो रही है ना, एक क्लोज कंटेनर के अंदर हो रही है। तो यहां पर क्या है, देखो ये वाला यहां पर सिंपल क्या है, एक एरो जा रहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहा था, लेकिन ये एरो क्या है, ये वाला जब भी एरो आ जाए तो रिएक्शन के अंदर समझ जाना क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुकी है। फोर्थ में इंफॉर्मेशन देता हूं, किसी भी रिएक्शन के अंदर, किसी भी रिएक्शन के अंदर मेरे पास कंडीशन दे रखी है कि टेम्परेचर मेंशन कर रखा है, प्रेशर मेंशन कर रखा है, तो वो जो भी बातें मेंशन कर रखी है ना, कि रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर इतना था, प्रेशर इतना था, तो वो बातें हमें रिएक्शन के अंदर पता कहां लिखनी होती है, एरो के ऊपर। जैसे N2 प्लस 3H2 टर्न्स इनटू 2 मोल्स ऑफ NH3। इस रिएक्शन के दौरान मेरा टेम्परेचर कितना है, 273 केल्विन, और प्रेशर कितना है, 200 ATM। तो जब भी ओवरऑल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, वहां पर मेरे पास क्या दे रखा है, मेरे पास प्रेशर भी गिवन कर रखा है, टेम्परेचर भी गिवन कर रखा है, तो मैं उसको कहां मेंशन करता हूं केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो मैं मेंशन करता हूं किसी भी एक एरो के ऊपर। ये जो एरो होता है ना, ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में क्या होता है, मेरा एक एरो होता है, उस एरो पर मेरे को मेंशन करना होता है प्रेशर और टेम्परेचर। अब हम लोग बात करते हैं एटोमिसिटी की।
किसी भी एक पर्टिकुलर मैं उठा लूं किसी भी कंपाउंड के अंदर, ठीक है, कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं उसी को बोलते हम लोग एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या? एटोमिसिटी। हाँ, एटोमिसिटी होता है कोई भी कंपाउंड है, मैं कैल्शियम, चलो मैं एक ऑक्सीजन, सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम के अंदर क्या है, कितने ऑक्सीजन है? मेरे पास 2 ऑक्सीजन है। O2, O2 मतलब क्या होता है कि कितने एटम प्रेजेंट हैं। ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है? ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट है, वही उसकी एटोमिसिटी 2। अब मेरे पास क्या एक फॉस्फेट आया है PO4 3-। यहां पर देखो फॉस्फेट का एक फॉस्फोरस जो है उसका एक एटम है, और यहाँ कितने हैं? 4 ऑक्सीजन के एटम है, तो इसकी जो एटोमिसिटी हो गई कितनी हो गई? 5। एक कैल्शियम कार्बोनेट ले रहा हूं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट में क्या है? कैल्शियम कितने हैं? 1, कार्बन कितने हैं? 1, ऑक्सीजन 3, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी? 5। तो एटोमिसिटी होता है कोई भी कंपाउंड या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर एटम के अंदर, किसी भी एक कंपाउंड के अंदर या फिर किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर में एटम्स प्रेजेंट हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग एटोमिसिटी। जैसे सोडियम होता है, सोडियम क्या होता है? Na सिर्फ मोनोवैलेंट है भाई, सोडियम Na की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, क्या है? सोडियम क्लोराइड, सब लोग जानते हैं सोडियम क्लोराइड को NaCl। NaCl क्या होता है? मेरा एक सोडियम क्लोराइड है, इसकी एटोमिसिटी पूछ रहा है कितनी है, तो यहाँ पर क्या सोडियम का एक एटम है, क्लोरीन का एक एटम है, तो ओवरऑल एटोमिसिटी कितनी हो गई इसकी? 2। ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है? CaCl2। इसमें क्या कैल्शियम का एक एटम है और क्लोरीन के कितने एटम है? 2, और कैल्शियम का कितना है? 1, तो एटोमिसिटी कितनी हो गई? 3। तो किसी भी एक कंपाउंड के अंदर या फिर किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर में एटम्स प्रेजेंट है, वही उसकी एटोमिसिटी। ठीक है, बात क्लियर है। तो हम लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर मोल्स के ऊपर आएगी, कंप्लीट डिस्कशन करते हैं हम लोग। ठीक है।